हेलो साथियों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और बच्चों, अब तक हमने 6 लेक्चर कर लिए हैं, यानी 6 वीडियोस आप लोगों को हमने पढ़ा दी हैं, ठीक है, जिनमें हमने कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चंस लिए और कुछ बायोलॉजी के लिए हैं। बेसिकली रिप्रोडक्शन चैप्टर हमारा चल रहा था, रिप्रोडक्शन के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आज भी हमारा जो मेन टॉपिक है वो, उसमें से कुछ टॉपिक तो रहेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड, ठीक है बच्चों। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस हमारे जो बायोलॉजी के रह गए थे हमारे, उनको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगली बात मैं आपको बता दूं कि आज हमारी जो वीडियो है ये इंसेमिनेशन कॉपुलेशन पे, ठीक है, और केमिस्ट्री के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के कुछ क्वेश्चंस को हमने इसमें लिया है, ठीक है। अगली वीडियो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर आएगी, यानी जनन स्वास्थ्य के ऊपर आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोग यहां पे जुड़ पाएं, ठीक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कोप्यूलेशन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? कोप्यूलेशन, यानी मैथुन क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, यानी व्हाट इज कॉपुलेशन। देखिए बच्चों, कल हम लोग आपके सामने बहुत सारी चीजें जैसे कॉपुलेशन, इंसेमिनेशन, है ना, इन सब बातों का, इन सब वर्ड्स का हमने आपके सामने जिक्र किया था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम आप लोगों को कॉपुलेशन और इंसेमिनेशन की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता पाए, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉपुलेशन, यानी मैथुन क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एक न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हो सकता है, किस तरीके से कोई चीज यानी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, या फिर कोई न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होगा तो सबसे पहले उसको इस कॉपुलेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। कैसे? देखिए बच्चों, जो कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, उसी प्रोसेस के माध्यम से आपकी जो मेल बॉडी का जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में एंटर करता है, ठीक, इसी कॉपुलेशन की वजह से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि जो मैथुन क्रिया होती है, ठीक है, वो नर युग्मक जो होते हैं हमारे, उनको स्थानांतरण करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पर्म ट्रांसफर किए जाते हैं फीमेल बॉडी की वजाइना तक, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर कि जो मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट यानी स्पर्म, ठीक है, मेल गैमिट यानी स्पर्म, उसको कहां पहुंचाया जाता है? फीमेल गैमिट के पास, यानी ओवम के पास, ठीक है, ओवम के पास। तो ये जो फीमेल, ये जो मेल गैमिट यानी स्पर्म को पहुंचाने की प्रोसेस है फीमेल गैमिट तक, ठीक है, ओवम तक, ये प्रोसेस आपकी होती है कॉपुलेशन, ठीक है, कॉपुलेशन। यानी मेल पेनिस एक फीमेल बॉडी में एंटर करता है, उस प्रोसेस को हम कॉपुलेशन बोलते हैं, मैथुन क्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये प्रोसेस क्लियर हो गई, यानी जो हमारी कॉपुलेशन की प्रोसेस है उसमें हमारा फीमेल गैमेट यानी स्पर्म, आपकी फीमेल स्पर्म भी नहीं कह सकते हम कह सकते हैं मेल पेनिस एक फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन किसे कहते हैं? सेचन किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है। ये जो कॉपुलेशन मैं आप लोगों को बता रहा था, ये आप लोगों के थंबनेल में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। थंबनेल की जो साइड में एक डायग्राम मैंने शो किया हुआ है, उस प्रोसेस को हम कॉपुलेशन बोलते हैं। अगर आपकी समझ ना आए तो आप वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंसेमिनेशन किसे कहते हैं? ये बहुत ही अच्छी एक, कहते हैं ना, नींव, जिसको नींव कहते हैं, किसी न्यूबॉर्न बेबी के जन्म होने की नींव है ये वीर्य सेचन, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपकी जो मेल बॉडी है, यानी मेल पेनिस अगर फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद वहां पे वो स्पर्म
रिलीज करता है, ठीक है, स्पर्म रिलीज करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन। अब आप लोगों को मैं आपको बता दूं, बहुत सारी सिंपल चीज आपने देखी होंगी। बेसिकली कई बार हम लोग आर्टिफिशियली मैन्युअली हम इस चीज को करते हैं, यानी स्पर्म का ट्रांसफर करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल में जो एक साइड में इंजेक्शन टाइप मैंने एक स्ट्रक्चर दी हुई है, वहां पर ऐसा भी हो सकता है। यानी अभी जो प्रोसेस चल रही है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आप लोगों को बता दूं मैं, है ना, यानी जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसमें भी जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस है वो बाई इंजेक्शन की जाती है, ठीक है, बाई ट्यूब की जाती है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारी उसमें ऑटोमेटिक भी होता है ना। ऑटोमेटिक का मतलब कि बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाय ऑर्गेनिज्म यानी बाय ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं, फिर बाई कोई एनिमल्स कह सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो ये मैनुअली भी होता है, यानी इसको हम एक तो हो गया ऑटो मोड में, ठीक है, यानी ऑटोमेटिक एंटर कर जाए। एक होता है मैनुअली का मतलब है जैसे हम लोग कई बार होता है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे हम बफेलो की बात कर लें, है ना, तो बफेलो को की जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस है वो डॉक्टर के द्वारा भी हो सकती है, ठीक है, आप लोग समझ के चलिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपके सराउंडिंग्स में ऐसे एनिमल्स भी मिलते होंगे, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं, जो हमारी आर्टिफिशियल प्रोसेस है उससे हम उनको फ्यूजन कराते हैं, उनसे उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो था पहला और दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमने लिया है केमिस्ट्री से, ठीक है, ये हमने लिया है केमिस्ट्री से। क्वेश्चन है व्हाट इज एक्वारेजिया, व्हाट इज एक्वारेजिया, ठीक है, अम्लराज किसे कहते हैं? ठीक है, अम्लराज किसे कहते हैं? बेसिक सी बात है कि इसमें अम्ल का जिक्र होगा, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सी बात आपको कहूं कि अम्लराज यानी अम्लों का राजा, ठीक है ना, अम्लराज यानी अम्लों का राजा, क्लियर। अब यहां से हम लोग देखते हैं, देखिए हमारे पास सबसे पहले तो अम्ल होने चाहिए, ठीक है, अम्ल होने चाहिए। हमारे पास जो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं यानी प्रबल अम्ल हैं वो कौन कौन से हैं? HCl है, H2SO4 है और हमारा HNO3 है, आप लोगों को पता है। तो यहां पर क्या होता है, HNO3 और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, एक मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें 3:1 यानी कि एक मिश्रण को बनाने के लिए 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट HNO3 का, ठीक है। तो 3:1 के मिक्सचर से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक नया एसिड बनाया जाता है, जिसको हम एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। और इसके कुछ फीचर्स आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स यानी इसमें कह सकते हैं कि सोना, गोल्ड, है ना, सिल्वर, है ना, प्लेटिनम, तो ये जो एक्वारेजिया है ये इन सब मेटल्स को भी गला सकता है, इन सब मेटल्स को भी क्या कर सकता है? पिघला सकता है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इसको गलाने का काम है, बेसिक सी बात है, मैं आपको बताऊं, आप लोग कभी गए हो तो ज्वेलरी की दुकान में जब आप लोग अपना गोल्ड या सिल्वर वगैरह आपकी उस पर कोई लेयर चढ़ जाती है तो आप उसको साफ कराने के लिए जाते हो, है ना, उसको साफ कराने के लिए जाते, तो वो जो आपके ज्वेलर्स बैठे हुए हैं वो ज्वेलर्स इन सब चीजों को साफ करने के लिए इसी घोल का यूज करता है, इसी मिक्सचर का यूज करता है, ठीक है, यानी एक्वारेजिया का, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 के 3:1 के रेशो में, अनुपात में बनाया गया कोई मिश्रण एक्वारेजिया यानी अम्लराज कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अम्लराज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ताजे दूध का pH मान 6 होता है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा पूछ रहा हूं। दही बन जाने पर इसके मान में क्या परिवर्तन होगा? दही बन जाने पर इसके मान में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा।
सिंपल सी बात है बच्चों, यहां एक चीज लेकर के चलेंगे कि pH वैल्यू इज इक्वल टू 6, ठीक है। pH वैल्यू मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर 0 से लेकर के चलते हैं, 0 से 6.9 तक हमारे एसिड्स होते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, क्लियर। उसके बाद में 7 होता है आपका न्यूट्रल यानी उदासीन, ठीक है, अम्ल यानी एसिड, ठीक, उदासीन यानी न्यूट्रल। और 7.1 से लेकर के 14 तक आपका होता है बेस यानी क्षार, ठीक है बच्चों। अब देखो ताजे दूध का पीएच मान कितना 6 है, यानी पहले से ही एसिड है वो, ठीक है, ये क्लियर कर लो, पहले से ही क्या है, एसिड है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब वो दही बन जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है, आपको पता है कि दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब दूध हमारा ऑलरेडी इसका पीएच मान 6 है, जब वो दही बन जाएगा, अब यहां पर तो लैक्टोज शुगर था इसके पास, उसके बाद वो लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि इसका जो पीएच मान है वो घटेगा, घटेगा मतलब 6 से भी कम जाएगा। तो यहां पर हम कहते हैं कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके मान में परिवर्तन होगा और दूध का यानी दूध से दही बन जाने पर इसका पीएच मान 6 से कम होगा, ठीक है। ये आपका जो साइंटिफिक पॉइंट है ये है इसका, ठीक है, कि पीएच मान घटेगा यानी 6 से भी कम आएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तो एक बार बोर्ड में भी आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सारे को रफ कर रहा हूं मैं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ये, फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमारा, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है जी। अब मिलाने के बाद इसने 2 सवाल पूछे हमसे कि दोनों सवाल का आप आंसर बताएंगे। पहला है वह ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदल थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, वह ताजे दूध के पीएच मान को, ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। ठीक है बच्चों। नंबर 2 पे, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, ये एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इस दूध को दही बनने में ज्यादा समय क्यों लगता है, ठीक है बच्चों। पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछा है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। देखिए ग्वाला कौन होता है, ग्वाला होता है मिल्कमैन, ठीक है। मिल्कमैन, या ये भी कह सकते हैं कि ग्वाला जो है जैसे आपकी गौशाला होती है वहां पर आपका ग्वाला जो है वो करता है। तो बेसिक सी बात है, हमें ये नहीं समझना कि ग्वाला कौन है, लेकिन हाँ ये समझना है कि ग्वाला काम क्या कर रहा है। तो एक ग्वाला क्या करता है, थोड़े ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा आपको पता है क्या है, बेकिंग सोडा एक क्षार है, ठीक है। बेकिंग सोडा एक क्या है, क्षार है, क्षार यानी बेस है, ठीक। ये अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ने क्या कहा, पहला क्वेश्चन, वह ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, क्यों बना देता है। देखिए एक क्षार है यानी बेस है, और बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.1 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है, क्लियर। तो जैसे ही अब दूध है, मान लो दूध का पीएच मान क्या है 6, तो जैसे ही उसमें ये वाला बेकिंग सोडा मिलता है तो सिंपल सी बात है कि जब
अम्ल में, ठीक है, अक्षार मिल जाएगा तो वो कुछ हद तक क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि जब एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ करते हैं तो उसमें वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इसीलिए उसका जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वृद्धि कर देता है इसमें। तो आप लोगों को समझ आया होगा इस चीज के बारे में कि जब हम लोग दूध में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इस दूध को दही बनने में ज्यादा समय क्यों लगता है? क्योंकि अगर दूध में हमने बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है तो जो उसके अंदर अम्ल थे, ठीक है, जो उसके अंदर अम्ल थे, तो वो जो लैक्टिक अम्ल तैयार होता है, ठीक है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वहां पर क्या, लैक्टोज शर्करा रहती है आपकी। तो जब ये बेस इसमें बढ़ जाएगा तो इसको समय लगेगा दही बनने में। ठीक है, अगर नॉर्मल दूध होगा तो नॉर्मल दूध तो अपने टाइम पे ही होगा, लेकिन जैसे ही हमने उसका पीएच वैल्यू बढ़ा दिया तो वो दही बनने में ज्यादा समय लेगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो इतनी थी, 5 ही क्वेश्चन हमें कराने थे। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, दूसरे बच्चों के साथ साझा करना कि हमारे कपिल सर ने क्लासेस चलाई हुई हैं। ठीक है, एक चीज जो मैंने कल भी बोली थी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अभी केवल 1 या 2 बच्चों के मैसेज आए हैं, जब कम से कम 8-10 बच्चे हो जाएंगे तो मैं ग्रुप बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो वहां पे मिल जाया करेगा। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।